नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, अगर आप रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो फॉर्म भरने से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। मैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों से मिल चुका हूं और उनकी एक छोटी सी गलती उनका सिलेक्शन रोक देती है। अच्छे नंबर आ जाते हैं पेपर के अंदर, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। वो ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं और रेलवे बार बार जो है नोटिस जारी करके, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं, आपने देखा होगा कि रेलवे फाइनली उनको बाहर कर देता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रेलवे एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप रेलवे में किसी भी पोस्ट का फॉर्म भरें, एएलपी का भरें, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 का भरें, एनटीपीसी का भरें, किसका भी भरें, सबके लिए यहाँ पर ये जो वीडियो है यहाँ पर होने वाला है। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक छोटी सी गलती जो है आपके ऊपर भारी पड़ जाए। तो ऐसी गलती दोस्तों आप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में जो एएलपी की भर्ती आई थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप दोस्तों जरूर पढ़िएगा। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। इसमें CBT 1 CBT 2 दोनों के आपको पेपर मिल जाएंगे विद टॉपिक वाइज और जो शिफ्ट वाइज है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है जिसमें आपको पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें टोटल जो आपके 56 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी एएलपी की जो बुक है उसके अंदर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनके लिए दोस्तों आप ये वाली बुक यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इनको ऑनलाइन मंगाने का लिंक मिल जाएगा, आप दोस्तों इनको मंगवा सकते हैं और आपकी जो पढ़ाई है उसमें चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है तो दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों लिख रखा है, मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, जो कि दोस्तों 19 फरवरी 2024 है, इससे पहले पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहां पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से जो इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसकी दूसरी नंबर की लाइन में लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो अप्लाई नहीं करें। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर 19 फरवरी है। अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है 19 फरवरी 2024 से पहले, तो ही दोस्तों आप अप्लाई कीजिए, अन्यथा आप पूरी मेहनत करेंगे और फाइनली आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि 2018 और 2019 वाली जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा यहाँ पर हुआ था। अब चलिए यहाँ पर दूसरी गलती की बात करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, आप जो है एक ही आरआरबी से फॉर्म डालिएगा, आप एक से ज्यादा आरआरबी से फॉर्म नहीं डालें। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अलग अलग आरआरबी से फॉर्म डाल देते हैं ताकि वो एक से ज्यादा एग्जाम दे सके और ये सोचते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग बोर्ड की अलग अलग जाती है। तो दोस्तों ये गलती मत करना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो आधार नंबर है उससे आपकी सारी डिटेल यहाँ पर मैच हो जाएंगी। तो आप जो है ये गलती मत करना, सिर्फ एक ही आरआरबी से फॉर्म डालना, अलग अलग आरआरबी से अलग अलग फॉर्म डालने की गलती मत करना। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म भरें तो आपकी जेंडर, कास्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये एकदम राइट भरें। और यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि 2018 वाली भर्ती में हुआ था ये कि उन्होंने मेल की जगह फीमेल कर दिया। इसके अलावा कास्ट में वो बिलोंग करते हैं ओबीसी से, उन्होंने एससी से फॉर्म भर दिया, एसटी से भर दिया। ये गलतियां मत करना, अदरवाइज दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी जो भी डिटेल है, जेंडर है, कास्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये एकदम एक्यूरेट भरें, एकदम सही भरें, किसी प्रकार की गलतियां ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए एएलपी की जो वैकेंसी है उसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 होना चाहिए, यानी कि रेलवे के अंदर सबसे अच्छा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है 6/6 के आपके आंखें होनी चाहिए, नाइट विजन, कलर विजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो आप जो है फॉर्म भरने से पहले आपका जो भी नियर बाई जो विजन टेस्ट जहाँ पे करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उससे यहाँ पर एक बार चेक करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों आप यहाँ पर पूरी मेहनत करें, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए और मेडिकल में आप बाहर हो जाए। तो आपके पास काफ़ी समय है, 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का। आप दोस्तों अपना मेडिकल टेस्ट एक बार करवा लीजिए, आंखों का स्पेशली, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। आगे दोस्तों बात करते हैं कि आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से बने। एक बार आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भर दिया है वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता।
इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इतना इंपॉर्टेंट है कि बाद में अगर गलती से आपका सिलेक्शन नहीं होता है और बाद में आप वेटिंग में रह जाते हो, तो वेटिंग में कई बार क्या होता है कि अपडेट वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं, ज्वाइनिंग के अपडेट जो है बाद में आपको मोबाइल या ईमेल पर मिलते हैं। इसके अलावा आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आपको डीवी के लिए जो मैसेज हैं वो आपको मोबाइल में मिलते हैं, ईमेल में मिलते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग की अपडेट बाद में वेबसाइट पर नहीं मिलती है, रेलवे की तरफ से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपकी ज्वाइनिंग की अपडेट मिलती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा डालें जो हमेशा एकदम चालू रहे और आपका आपके पास होना चाहिए। किसी दोस्त का या रिश्तेदार का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल भी ना डालें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप जो भी डिटेल डालते हैं, जैसे आपका नाम डाला, फादर्स का नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, ये आपके मैट्रिकुलेशन जो होती है, इनके 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें यहाँ पर सेम होना चाहिए। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों आप जो आपकी डिटेल यहाँ पर डाल रहे हैं फॉर्म भरते टाइम पे, आप दोस्तों चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी यहाँ पर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ये आपकी मैट्रिकुलेशन से मैच होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डिफरेंट है, आपका हो सकता है कि आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग वगैरह में अगर आपका चेंजेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट में यहाँ पर सेम होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर 10th की मार्कशीट से डिफरेंट हुआ तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिकुलेशन जो आपकी 10th मार्कशीट है उसके समान होनी चाहिए, क्योंकि बाकी की जो आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट में करेक्शन करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर शुड बी इन रनिंग हैंड राइटिंग। देखिए रनिंग हैंड राइटिंग क्या होती है, जैसे मेरा नाम है खेमराज, तो मैं साइन कैसे करूंगा, ऐसे KHEMRAJ, इस प्रकार का साइन नहीं करना है। इस प्रकार के साइन को बोलते हैं डिसजॉइंट और ब्लॉक लेटर। तो आपको जो है ब्लॉक लेटर के अंदर, ब्लॉक यानी कैपिटल लेटर, इस प्रकार का साइन नहीं करना है, ना ही डिसजॉइंट करना है। डिसजॉइंट में क्या है, जैसे मैंने ये खेम लिख दिया और जगह दे दी फिर राज लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको दोस्तों रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर साइन करना है। जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम खेमराज है और मैं साइन करना चाहता हूं, तो मैं साइन करूंगा इस प्रकार से रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है तो वो राहुल ऐसे कर सकता है, यानी कि ऐसे रनिंग हैंड राइटिंग में करना है, ऐसे नहीं कि RA ऐसे छोड़ के ऐसे नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके सिग्नेचर हैं रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर होने चाहिए। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है या ऐसी कोई सर्जरी करवा रखी है जो उसकी आंखों का रिफ्रैक्टिव जो एरर है उसको यहाँ पर सही करती हो, तो इस प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, उनकी आंखों में कुछ दिक्कत होती है तो लेजिक सर्जरी करवा लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेजिक सर्जरी अलाउड नहीं है रेलवे के अंदर। और जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको पहले ही यहाँ पर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का पहले ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। जब आप साइको टेस्ट के लिए जाओगे ना, तभी आपको किसी भी डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे ही दोस्तों आपको जो साइको टेस्ट में एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेजिक सर्जरी करवा रखी है तो बिल्कुल ही फॉर्म अप्लाई नहीं करना। आगे दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर EBC से फॉर्म भर देते हैं। अब उनको पता नहीं होता है कि EBC क्या होता है। देखिए मैं आपको EBC के बारे में बताऊं। EBC दोस्तों जो आप नॉर्मली BPL जो लोग बोलते हैं, यानी कि जिनकी इनकम बहुत कम है, उनको दोस्तों यहाँ पर BPL कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो एक तरीके से BPL लोग ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए EBC में कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनकी पूरे साल की जो इनकम है वो दोस्तों 50,000 रुपये ही है मात्र है। यानी कि आप देखेंगे तो मोटा 12 × 4 यानी कि 4,000 के आसपास मंथली इनकम है, वो कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो EBC वाले हैं इनकी यहाँ पर फीस लगती है 250 रुपये, और नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनकी 500 रुपये लगती है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि EBC चयन कर देते हैं ताकि फीस बच जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। EBC, EWS, OBC तीनों अलग अलग चीज़ है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। EBC ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी सालाना आय 50,000 से कम होती है। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप EBC से अप्लाई कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपकी इनकम 50,000 से कम है। या तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आपके पास BPL कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर इज्जत MST जो है वो आपको देनी पड़ेगी रेलवे की तरफ से। तो तीनों में से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो दोस्तों आप EBC का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर जॉब करते हो,
मान लीजिए आप रेलवे के अंदर ही जॉब करते हो, ग्रुप डी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, तो आपका जो भी एम्प्लॉयर है उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको अलाउ कर रहा है कि आप एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिलीव कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो एनओसी के लिए अप्लाई कर देना, एनओसी आपकी आ जाएगी। एनओसी देखिए अभी आपको नहीं चाहिए होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको एनओसी की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहते हैं कि एनओसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए, हालांकि हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जो फोटो आप यहाँ पर जो है लगाओगे, आप फॉर्म भरते टाइम पे जो भी फोटो आप लगाओगे तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको बनवा के रखनी है, कम से कम 10 फोटो। देखिए अभी आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म है उसमें अपलोड करने काम आएगी, फिर आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर साइको, फिर सेकंड सीबीटी, तो और फिर आपका डीवी, तो इस प्रकार से कम 10 से 15 फोटो आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो भी फॉर्म में फोटो लगवाओ, जो फॉर्म में फोटो डालना चाहते हो वो 10 से 15 फोटो कम से कम बनवा के रखें। और आपको ध्यान रखना है फोटो ऐसी होनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड लगभग वाइट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट में ऐसा नहीं है कि थोड़ा वाइट आ रहा है थोड़ा ऐसे आ रहा है। इसके अलावा चश्मा या आपने टोपी वगैरह नहीं लगानी चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो है वो एकदम सही होनी चाहिए, चश्मा वगैरह यूज़ नहीं करना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किन किन वजह से आप एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किन किन लैंग्वेज में आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी एक कमेंट आया था कि आपकी जो एग्ज़ाम है किन किन आपके भाषाओं में होगी। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपको 13 भाषा दे रखी हैं, उन 13 भाषाओं में से कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 और भाषाएं हैं, जिनमें आप देखेंगे तो आपका असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ी है, कोंकणी है। ये आपकी टोटल भाषाएं हैं जिनमें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि आप किस भाषा में आपका एग्जाम देना चाहते हैं। तो जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में इंग्लिश तो आएगी, इंग्लिश के साथ साथ एक विषय, एक आपका विषय नहीं, एक लैंग्वेज वो भी आएगी जो दोस्तों आप इनमें सेलेक्ट करोगे। हिंदी के अलावा 13 और है जिनमें से आप कोई सब सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। आगे दोस्तों बात करते हैं किन किन वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पहला यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी से फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने फोटो किसी वजह से गलत लगा दी है, आपका फेस सही नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड ठीक नहीं आ रहा है, ग्रुप फोटो अगर हमने डाल दी है, उल्टी फोटो डाल दी है, सेल्फी ले ली है, आपका कैप आ रहा है उसके अंदर, या आपका चश्मा वगैरह आ रहा है, तो उस प्रकार की फोटो आपकी नहीं एलिजिबल होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर एक बार मैंने आपको बताया है, रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, रेजुलेशन अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए, रनिंग हैंडराइटिंग होनी चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, कैपिलेटर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर किसी भी रेलवे से डेबर्ड घोषित कर दिए गए हों, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, तो रेलवे उनको डेबर्ड घोषित कर देती है कि वो किसी भी रेलवे एग्जाम नहीं दे सकते फ्यूचर में। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा वीडियो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। बाकी देखिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है इस भर्ती के बारे में या फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी जानना है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।